जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना के लिए 17 नई वॉरशिप्स और 9 सबमरीन्स। साल भर के अंदर इंडक्ट हो जाएगी ATGS की पहली रेजिमेंट। डसॉल्ट एविएशन के CEO के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक सेपरेट इंसिडेंट में टेक्निकल फेलियर से हुआ था एक रफाल डाउन। एक्स ने उठाया भारत में प्रेस सेंसरशिप पर सवाल और US के फॉर्मर पायलट ने भी मानी भारतीय वायुसेना की जबरदस्त टैक्टिक। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने भारत के नए प्लेटफॉर्म द ग्रिड के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। और जैसे कि हमने कहा था कि द ग्रिड के YouTube चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स होने के साथ ही हम पहली वीडियो रिलीज़ कर देंगे, तो हमें आपको ये बताने में बेहद ही खुशी हो रही है कि हम इस टारगेट के बेहद ही करीब हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने द ग्रिड के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 17 वॉरशिप्स और 9 सबमरीन्स अपने अप्रूवल की अलग अलग स्टेजेस में हैं। और ये जितनी भी नई वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं तो इन सभी के जो निर्माण है वो भारत में ही स्वदेशी तौर पर ही होना है। और इन सारी परियोजनाओं को मिलाकर टोटल 2,40,000 करोड़ रुपीस तक की जो परियोजना है तो उसे अप्रूवल का इंतजार है। और ये अप्रूवल भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक मेजर बूस्ट की तरह साबित होगा। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में अपनी अलग अलग आर्टिलरी गन से स्वदेशी तौर पर बनाए गए एम्यूनेशन के ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और वहीं इसके साथ ही जो भारतीय सेना की एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है यानी कि ATGS, तो वो भी अपने पहले प्रोडक्शन मॉडल टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर उसके बाद 18 ATGS के साथ जो पहली रेजिमेंट है वो साल भर के अंदर आर्मी की सर्विस में इंडक्ट की जाएंगी। फ्रेंच मीडिया की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें डसॉल्ट एविएशन के CEO के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड पर भारत के एक रफाल के डाउन होने वाली बात को स्वीकार किया है कि ये जो रफाल डाउन हुआ है तो ये एक सेपरेट इंसिडेंट था और इसका पाकिस्तान के साथ हुए एंगेजमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि रफाल किसी टेक्निकल फेलियर के कारण डाउन हुआ है। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में कोई भी हॉस्टाइल एंगेजमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया था। और जो फ्लाइट लॉग्स डसॉल्ट को ट्रांसमिट किए गए तो वो भी कॉम्बैट में किसी भी तरह के लॉसेस को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो ये दावे कर रहा है कि उसने भारत के रफाल जेट्स गिराए हैं और वो मल्टीपल जेट्स, तो डसॉल्ट एविएशन के मुताबिक वो सारे दावे इनएक्यूरेट हैं। उनका ये कहना है कि अगर रफाल लॉस हुआ है तो एक हुआ है और वो भी अपने खुद की किसी टेक्निकल फेलियर के कारण, ना कि पाकिस्तान की वजह से। और उनका ये कहना है कि जो डसॉल्ट है वो अपने एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन लॉसेस को नहीं छुपाती है। बाकी टेक्निकल फेलियर के कारण जो रफाल डाउन हुआ था तो उसकी जाँच अभी चल रही है। बाकी आपको स्पष्ट कर दें कि इस पर भारत की तरफ से फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग है वो एक नए तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रन कर रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर एक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है जो कि ऑब्वियसली एक फेक लेटर है। और उसमें फॉल्स क्लेम किया गया है कि इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटाशे कैप्टन शिव कुमार हैं तो उन्हें वापस बुलाया गया है, और वो भी एक सेमिनार में पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट वाले उनके रिमार्क के बाद। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक है और जो लेटर सर्कुलेट किया जा रहा था वो भी फेक है। क्योंकि पहली बात तो ये जो लेटर है गृह मंत्रालय के नाम से है, जबकि एक्चुअल में कैप्टन रैंक के इंडियन नेवी ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग्स हैं वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के अंडर आती है। और जबकि गृह मंत्रालय की डिफेंस अटैचेस को नियुक्त करने या उन्हें वापस बुलाने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको ग्रीक मीडिया की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जिनमें अलग अलग सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि भारत ने अपनी निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक वर्जन ग्रीस को ऑफर किया है, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। हालांकि ये जो ऑफर है ये ना तो भारत की तरफ से और ना ही ग्रीस की तरफ से कहीं से भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन रिपोर्ट्स को लेकर जो टर्की है वो चिंतित हो उठा है। और टर्की की जो चिंता है ये उनकी मीडिया आउटलेट TR हेबर की लेटेस्ट रिपोर्ट में देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने अलग अलग ग्रीक सोर्सेज को ही कोट करते हुए क्लेम किया है कि भारत ग्रीस को लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दे रहा है। और ये मिसाइल टर्की की मेजर साइट्स जैसे कि उनके एयर बेसेस, उनके डिफेंस सिस्टम्स, उनके रडार इंस्टॉलेशंस और ऐसे अन्य हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रिसिशन के साथ भेदने में सक्षम है। और इसी वजह से टर्की इस पॉसिबल सेल को लेकर काफ़ी चिंतित है। और टर्की के डिफेंस सर्कल में इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि अगर ग्रीस भारत की मिसाइल एक्वायर करता है और उसकी मदद से वो टर्की के एयर बेसिस पर मेजर स्ट्राइक्स करता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। और टर्की की मीडिया तो यही कह रही है कि भारत इस तरह की मिसाइल ग्रीस को देकर टर्की को टारगेट कर रहा है। और इन्हीं रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि जो ग्रीस है वो टर्की की पोटेंशियल स्ट्राइक्स के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए भारत से ऑपरेशन सिंदूर की ऑपरेशनल इनसाइट्स भी मांग सकता है।
और इसके अलावा जो ग्रीस है वो भारत के रफाल फाइटर जेट्स के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डेटा को भी इकट्ठा कर रहा है। और आपको ये भी स्पष्ट करते कि भारत की जो ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो कि निर्भय के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भी डीप प्रिसिशन स्ट्राइक्स और टेरेन हगिंग फ्लाइट्स के लिए मुख्य रूप से डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूएस की टॉमहॉक और रशिया की कैलिबर मिसाइल्स हैं। और इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल है और यही कारण भी है कि टर्की इस पॉसिबल मिसाइल सेल को लेकर काफ़ी चिंतित है। और इस पर हम बस टर्की को यही कहेंगे कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और जबकि इसी बीच रॉयटर्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें टर्की के डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि टर्की के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स बुधवार को पाकिस्तान की विजिट पर होंगे, जिसमें वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के बायलैटरल टाइज, रीजनल इश्यूज और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है डिफेंस कोऑपरेशन के डिस्कशन के नाम पर टर्की पाकिस्तान का हालचाल भी लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने तुमको इतने सारे इक्विपमेंट दिए और चाइना ने भी मदद करी थी, तो फिर भी पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से कैसे पिट गया। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये डिस्कशन इसमें होने वाला है तो कमेंट जरूर करिए। अभी 2 दिन पहले भारत में कुछ एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे, जिनमें कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स, रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स भी शामिल थे। हालांकि वो जो ब्लॉक था वो कुछ ही घंटों के लिए था और फिर उसे बाद में हटा दिया गया था। तो इसी इंसिडेंट को लेकर एक्स का जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स वाला हैंडल है, तो उसके माध्यम से एक पोस्ट की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने एक्स को ऑर्डर दिए थे कि उन्हें 2355 अकाउंट्स ब्लॉक करने, जिनमें रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट भी शामिल थे। और एक्स का ये कहना है कि भारत ने बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए 1 घंटे के अंदर इस पर इमीडिएट एक्शन लेने की डिमांड करी थी और अगले नोटिस तक उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक रहने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी के मुताबिक पब्लिक आउटक्राई के बाद सरकार ने एक्स को रिक्वेस्ट करी रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स को अनब्लॉक करने की। और आगे उन्होंने ये लिखा कि भारत में प्रेस सेंसरशिप को लेकर वे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और एक्स उपलब्ध सभी लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट करते कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट सामने आई थी उनके मुताबिक तो रॉयटर्स का अकाउंट जो ब्लॉक हुआ था तो उसको ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार ने आदेश नहीं दिए थे। हाँ, भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण वो अनब्लॉक जरूर हुआ था। और बाकी एक्स जो ये कह रहा है कि इस तरह से अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए जो भारत सरकार आदेश दे रही है तो भारत एक तरह से अपने वहाँ प्रेस पर सेंसरशिप लगवा रहा है। लेकिन एक्स को ये पता होना चाहिए कि जब बात राष्ट्र हित की आती है तो राष्ट्र हित हमेशा सर्वोपरि होता है। और जो अकाउंट्स भारत के खिलाफ एंटी इंडियन नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं और अगर वो भारत के राष्ट्र हित के लिए खतरा हैं तो उनको ब्लॉक करना प्रेस सेंसरशिप नहीं होता है। बाकी अब भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल कमेंट का इंतजार है। FATF ने इस बात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज हैं, तो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। और FATF ने 2019 का पुलवामा हमला और 2022 का गोरखनाथ टेम्पल इंसिडेंट, तो इनको रेफरेंस लेते हुए कहा है कि कैसे इन हमलों में भी टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ हुआ था। और FATF का ये भी कहना है कि कई सारे आतंकी संगठन हैं जिन्हें अभी भी लगातार कई सारी राष्ट्रीय सरकारों से फुल सपोर्ट मिल रहा है। FATF ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मिसयूज़ को लेकर जो केस स्टडी करी है उसके मुताबिक भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जो मटेरियल्स की खरीद है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जाती है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान में संभावित सैन्य तख्तापलट होने की रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट कोई सरप्राइजिंग बात कभी भी नहीं थी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर US एयरफोर्स के एक फॉर्मर F-15E और F-16 पायलट ने अपना एनालिसिस दिया था, जिस पर उनका ये मानना है कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभी तक की सबसे बेस्ट स्पूफिंग और डिसेप्शन टैक्टिक्स को देखा है जिसे भारतीय वायुसेना ने इस दौरान इस्तेमाल किया था और कैसे भारतीय वायुसेना के AI पावर टो डिकॉय सिस्टम्स ने पाकिस्तानी एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। और यहाँ पे जिस खास सिस्टम की बात की जा रही है वो है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया एक्स गार्ड सिस्टम। और रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने रफाल के साथ इस्तेमाल किया था ताकि वो एक्चुअल रफाल जेट के रडार सिग्नल्स और डोपलर इफेक्ट को कॉपी करे, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम्स और उनकी मिसाइल्स के लिए एक रियल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए। और इसी वजह से जो पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज जेट्स थे तो वो एक्चुअल में भारत के जेट्स को टारगेट करना दूर की बात है, सफलतापूर्वक डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे। और उन्होंने जो डिटेक्ट किया था वो संभावित रूप से एक डिकॉय था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार श्रीजीत M वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन सूरज शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर में ही कैप्टन सज्जन सिंह मलिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2024 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से किए गए हमले में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए
नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी और राइफलमैन आदर्श नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 2007 में हवलदार भानुदास उदार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की आर्टिलरी गन कौन सी है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।